Hello students, today we will discuss about criticism of poverty line या limitations of poverty line. हमने मीनिंग किया what is the meaning of poverty line, how to measure this poverty line, टू मेजरमेंट्स थे, फिर पॉवर्टी को हमने कैटेगराइज भी किया था 3 टर्म्स के अंदर. अब इसकी क्रिटिसिज्म है, इसकी लिमिटेशंस हैं पॉवर्टी लाइन की, हमने यूज तो कर लिया बट हर चीज के अगर मेरिट्स हैं तो क्या होती है उसकी डीमेरिट्स भी होती हैं. तो वो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस हमें करनी है. फर्स्ट इज लिमिटेशन, द मेथड ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर. जो ये मेथड है ये केवल क्या बताता है, सभी पुअर जितने भी पुअर्स हैं उनके ग्रुप को बताता है एक साथ. इट मीन्स हमने जो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, ये कह दिया जो बिलोंग पॉवर्टी लाइन है वो कितने हैं 22%. केवल 22% क्या था, ग्रुप ऑफ ऑल पुअर्स बताया. इसने डिफरेंशिएट नहीं किया वेरी पुअर अदर पुअर, क्योंकि इस 22% के अंदर काफी पर्सन कैसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं और कुछ कम गरीब हैं. ठीक है. फिर सेकेंड इज दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. ये मैकेनिज्म है जो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं तंत्र को. इज हेल्पफुल होता है इन आइडेंटिफाई करने के लिए द पुअर एज अ ग्रुप. जैसे कि ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर पुअर and to be taken care of by the government. However, जबकि it is very difficult, ये बहुत difficult है to identify करने में the poor who need help the most, कि किस पुअर को ज्यादा हेल्प की जरूरत है. इट मीन्स ये क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि किस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जरूरत है, कौन सबसे ज्यादा गरीब है. Third is there are many factors other than income and assets. There are many factors, बहुत सारे क्या होते हैं इसके फैक्टर्स होते हैं other than किसको छोड़कर, income and assets को, which are associated with poverty. जो किसको एसोसिएट करते हैं, पॉवर्टी के साथ एसोसिएट होते हैं, लाइक accessibility to basic education, health care, drinking water etc. which have been ignored. हम इन सबको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं. देन लास्ट इज दिस मेथड डज नॉट कंसीडर्ड, ये मेथड कंसीडर नहीं करता सोशल फैक्टर्स. किसको, सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, जो जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, पॉवर्टी की, लाइक इलिटरेसी, इल हेल्थ. इन चीजों को क्या नहीं करती पॉवर्टी लाइन, क्लैरिफाई नहीं करती. डिस्क्रिमिनेशंस और लैक ऑफ सिविल्स एंड पॉलिटिकल्स फ्रीडम्स, मतलब कि जो मेन फैक्टर्स हैं उनको क्या नहीं करती, कभी भी कंसीडर नहीं करती. जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जनरेट करते हैं किसको, पॉवर्टी को, उन्हें ना बता के केवल किसको बताती है, कितने परसेंट क्या हैं गरीब है, वो किस कारण से हैं उसका कारण ये क्लैरिफाई नहीं करती. अब है नेक्स्ट हमारा, इज देयर एनी डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल. क्या पॉवर्टी का लेवल कुछ कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कहें तो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या है, हाई रेट है, ज्यादा से इंक्रीज हुई है. इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, providing employment in rural area and economic reform of 1991 have result in a decline in poverty level. जो रिजल्ट बने हैं जिस कारण से जो पॉवर्टी का लेवल है वो क्या हो गया है, डिक्रीज. क्योंकि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज मतलब इंक्रीज इन आउटपुट, और इंक्रीज इन आउटपुट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा इतना ही क्या बढ़ी है, जीडीपी इंक्रीज हुई है. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, वो उसका जो रिजल्ट क्या निकला, जो पॉवर्टी लेवल है वो हमारा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है. हम ये भी कह सकते हैं हाउएवर इट इज आर्ग्यूड बाय द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के द्वारा ये भी आर्ग्यू किया जाता है that methodology followed to estimate the poverty line
and number of poor are manipulated to arrive at reduced figure of the number of poor in India. इंडिया के अंदर जो फिगर हमें बताई गई थी वो काफी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है. Moreover, according to them, the poverty alleviation schemes of the government should aim to improve human lives. जो गवर्नमेंट के क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है, पॉवर्टी को हटाने की जो स्कीम्स है उनका मेन एम ही ये होना चाहिए क्या, टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ बाय रिड्यूसिंग ऑब्स्टिकल लाइक इलिटरेसी, इल हेल्थ, lack of access to resources, lack of civils, political freedoms. इन सबको रिड्यूस कर कर लोगों की जो ह्यूमन लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको क्या करना, इम्प्रूव करना. ए पर्सन शुड बी हेल्दी, वेल नर्सिड, नॉलेजेबल एंड एबल टू पार्टिसिपेट इन लाइफ ऑफ कम्युनिटी. जो ये कारण है कि जिससे क्या हो जाएगा, जो पर्सन्स का लिविंग और स्टैंडर्ड्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब है द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. इंडिया में गरीबों की जो संख्या है वो कितनी है. तो when the number of poor is estimated as the proportions of people below the poverty line, it is known as head count ratio. तो क्या मीनिंग आ गया, what is the meaning of head count ratio? क्या होती है head count ratio? When the number of poor, जो पुअर्स की जो नंबर्स है, संख्या है, इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट की जाती है एज, जैसे कि द प्रपोर्शंस ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो किससे बिलो है, पॉवर्टी लाइन के बिलो है, उन्हें क्या कहा जाएगा, हेड काउंट रेशियो. या फिर हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन. अगर टोटल पॉपुलेशन, अगर किसको, टोटल पॉपुलेशन को किस डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ पीपल से, तो उसे क्या निकल जाएगी, हेड काउंट रेशियो. इसको थ्रू द ग्राफ हमें बताया गया है, ठीक है, जिसमें डाटा क्या कहते हैं, द ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय, ये अवेलेबल किए जाते हैं, अवेलेबल कराए जाते हैं बाय द प्लानिंग कमीशन. किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा. तो यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये फिलिप्स का. The official data on poverty is made available to the public by blanks. तो blanks क्या आ जाएगा, प्लानिंग कमीशन. इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसको एस्टिमेट किया जाता है किसके बेस के ऊपर, बेसिस ऑफ कंजप्शंस एक्सपेंडिचर्स डाटा collected by NSSO, National Sample Service Organization. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है, इसको कलेक्ट किया जाता है. ऑन द बेसिस, इस बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं हम, कंपेरेबल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी आर अवेलेबल एनएसओ नेशनल स्टेट लेवल फ्रॉम 73, 74 एट 11 to 12. हमारे पास क्या है, डायग्राम के अंदर कंप्लीट डाटा आ जाए, जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ पुअर्स एंड प्रपोर्शंस ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. जो डाटाज यहाँ पर क्लैरिफाई किए हुए हैं, नंबर एंड प्रपोर्शंस ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने परसेंट, मतलब कितनी संख्या है गरीबों की जो बिलो पॉवर्टी लाइन, और प्रपोर्शन कितना परसेंट. तो नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन फर्स्ट कब के हैं डाटा, 1973 से 74 कितने पर्सन थे, 320 मिलियन कैसे थे पर्सन्स बिलो ऑन पॉवर्टी लाइन. बट 11 और 12 में केवल कितने रह गए, 270 मिलियन पर्सन्स कैसे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है. और अगर हम कब की डाटा दोबारा से जब सर्वे होगी, कब होगी, 2021 और 22 के बीच में, तब डाटा कैसे आएंगे, इससे बिल्कुल डिफर आएंगे. पॉवर्टी और भी ज्यादा क्या हो चुकी है, हमारी रिड्यूस हो चुकी है. फिर है प्रपोर्शंस ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, डाटास के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इन डाटास को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इन 1973 and 74 the proportions of people below the poverty line is 55%. कितने परसेंट थे, 55%. 11 और 12 के डाटा के अकॉर्डिंग कितने हैं, 22% पर्सन कैसे हैं जो. नेक्स्ट स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी. पॉवर्टी में जो स्टेट लेवल का जो ट्रेंड्स है वो कैसा है. जो हमारे फर्स्टली 5 स्टेट्स हैं, कौन से, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज पुअर. वो इंडिया के कितने परसेंट, 70% लोग कैसे हैं, पुअर हैं.
और अगर हम डेटाज की बात करें तो 73 और 74 में अबाउट वन हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज मोस्ट ऑफ दिस लास्ट स्टेट वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इन स्टेट्स की कितनी वन हाफ ऑफ पॉपुलेशन कैसी थी बिलो ऑन पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट इज द सिक्स स्टेट कौन कौन से तमिलनाडु उत्तर प्रदेश बिहार एमपी वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा contained a large sections of poor in 73 and 74। सबसे कहेंगे कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा गरीब थे, तो उस टाइम 73 74 के अंदर सिक्स स्टेट सबसे ज्यादा क्या थे गरीब थे। लार्ज मतलब जहां सबसे ज्यादा लार्ज सेक्शन लार्ज प्रपोर्शन कैसा था पुअर था। फिर है ड्यूरिंग 73 एंड 2012 में मैनी इंडियन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल तमिलनाडु रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल। उनका जो पॉवर्टी लेवल है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। ठीक है, जितना हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा क्या हो गया वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियंस। जो एडवर्स इफेक्ट्स पड़ा था इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कब अंडर ब्रिटिश रूल, वो किस कारण से था क्या था। There is no doubt that British rule had a substantial negative impact on Indian economy and standards of living of the peoples। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ब्रिटिश रूल था जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, दूसरा जिससे लोगों का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग था वो भी कंप्लीट क्या हो गया था चेंज हो गया था। किस कारण कैसे हुआ, तो फर्स्ट जो रीजन था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया सिस्टमैटिकली एक सिस्टम से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर क्या हुई थी डीके ग्रोथ या फिर ब्लिक ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज थी। वो किस कारण से थी बिकॉज ब्रिटिशर्स रिड्यूस द प्रिंसली कोर्ट्स या फिर हम कहें डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। उन्होंने क्या कर दिया हमारे जो प्रिंसली कोर्ट्स था उसको कंप्लीट डिसअपियर कर दिया, लोगों की जो डिमांड थी उसको चेंज कर दिया, मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड करवाने लग गए, रेलवे का इंट्रोडक्शन कर दिया और उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी थी वो किस चीज को प्रायोरिटी दी थी मशीन मेड प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी। तो फर्स्ट क्या है कि उन्होंने क्या किया टू गेट रॉ मटेरियल, वो क्या करते थे इंडिया से रॉ मटेरियल को गेट करते लेते लाइक कॉटन जूट फ्रॉम इंडिया से लेते किस पर एट चीप रेट बिल्कुल सस्ते रेट के ऊपर टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा क्या किया जाता उनको यूज किया जाता। मतलब कि यहाँ से क्या करते वो यहाँ से एक्सपोर्ट, क्योंकि इस मार्केट को संभालने वाली भी कौन थी ब्रिटिशर्स ही थे, वो यहाँ से कॉटन और जूट का क्या करते इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे किसके लिए अपनी ब्रिटेन में इंडस्ट्री जो ओपन की हुई थी उनके लिए। उन्होंने कोई इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पर ओपन नहीं की। फिर सेकंड क्या टू सेल फिनिश प्रोडक्ट, और वहां से क्या करते हैं उससे क्या बनाकर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर लाइक कॉटन क्लॉथ्स बनाकर टू ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। वहां से फिनिश गुड्स बनाकर हमें क्या करते थे वो उसी गुड्स का इंपोर्ट करते, मतलब कि हमसे रॉ मटेरियल लिया सस्ता और उसे हमें ही सेल कर दिया किसमें महंगे रेट में क्या कर दिया सेल कर दिया। सपोज हमसे 50 का कॉटन लेकर कॉटन क्लॉथ हमें कितने में सेल किए 150 में उन्होंने क्या किए सेल किए, तो हमें यहाँ पर भी 100 रुपीज का क्या हुआ लॉस हुआ। तो इस कारण से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो कभी भी बेटर नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ट एक्सपोर्टर तो साबित हो गए थे, हम ज्यादा एक्सपोर्ट तो करते थे बट उससे कहीं ज्यादा हमारा क्या था इंपोर्ट का लेवल था। सरप्लस एक्सपोर्ट और सरप्लस ट्रेड था, लेकिन सरप्लस ट्रेड के अंदर भी हमारी जो अमाउंट थी जो हम रिसीव करते थे फॉरेन एक्सचेंज को वो कम था और हम फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट कैसी करते थे ज्यादा पेमेंट करते थे, जिस कारण से हम कैसे रहे पुअर रहे और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कैसा हो गया डाउन चला गया। सेकेंड इज मोर देन 70% ऑफ इंडियंस वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, और हमारे जो इंडियंस थे उसमें 70% से ज्यादा 70% से ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। और उस टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसके अंदर बहुत भारी कमी थी। क्यों, क्योंकि लो प्रोडक्शन था लो प्रोडक्टिविटी थी और दूसरा
कि हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते थे, कन्फ्लिक्ट होते रहते थे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट ऑफ द सॉइल एंड ऑनर ऑफ द सॉइल, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था। और दूसरा, ब्रिटिशियर्स फोर्स टू इंडियंस फॉर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उन्होंने हमें फोर्स कर दिया था कि इस एग्रीकल्चर का आपको किस में यूज करना है, फॉर कॉमर्शियलाइजेशन पर्पज से यूज करना है, जिस कारण से हम कभी भी क्या नहीं हो पाया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या नहीं हो पाया, बेटर नहीं हो पाया। Throughout the British Raj period, British policy raised rural tax, और रूरल टैक्स बढ़ा दिया, विच अनेबल मर्चेंट एंड मनी लैंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ऑनर। और दूसरा, उन्होंने ब्रिटिशर ने उस टाइम क्या कर दिया था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी क्या कर दिया था, बना दिया था, जमींदारी सिस्टम होता था। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन बिगेन टू फूड ग्रेन, कहता है कि अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन बिगेन टू एक्सपोर्ट, इंडियन बिगेन टू एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। जो इंडियन ने क्या स्टार्ट कर दिया, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट वाज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन, जो क्या थे, फ्रीक्वेंट फेमाइन, जो सूखा पड़ता था, कहीं कहीं सूखा पड़ता था, एज मैनी 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइन बिटवीन, कब 1875 एंड 1900 के बीच में कितने 26 मिलियंस की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, किस कारण से, ड्यू टू फेमाइन, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। और इंडियन से इंडिया बिगिन टू एक्सपोर्ट, और इंडिया ने क्या कर एक्सपोर्ट, उन्होंने कहा कि फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट कीजिए, जबकि हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, हम खुद की डिमांड, खुद के लिए तो प्रोडक्शन ना कर कर हम दूसरों के लिए प्रोडक्शन करते थे, जितना भी प्रोडक्शन होता सबको क्या करते थे ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ से ले जाकर अपनी कंट्री में सेल कर देते थे। फिर है उसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चर स्टिल द प्रिंसिपल्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जैसे बताया कि उस टाइम एग्रीकल्चर क्या था हमारा, एक प्रिंसिपल लाइवलीहुड का मेन मीन्स था, सोर्स ही क्या था, एग्रीकल्चर। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स, जो हम आज भी कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंड हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एंड लैंड इज द प्राइमरी एसेट्स, और लैंड हमारी क्या है, प्राइमरी एसेट्स है ऑफ द रूरल पीपल। द ओनरशिप ऑफ लैंड इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट, और जो ओनरशिप है लैंड की, वो कैसी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मटेरियल वेल बीइंग, एंड दोज हु ओन सम लैंड हैव बेटर लिविंग कंडीशंस। इसके रीजन क्या है, फर्स्ट, लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग, जो लैंड सीलिंग की जो रेट थी वो कैसे, लो सक्सेस, मतलब कम से कम सक्सेस हो पाई थी, जो गवर्नमेंट ने कहा था लैंड सीलिंग यूज कर लो। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड थ्रू लैंड सीलिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड सीलिंग के थ्रू लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। लैंड सीलिंग का मीनिंग क्या है पता है, लैंड सीलिंग का मीन्स क्या होता है, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, फिक्सिंग द specified limit of land which could be owned by individual, which could be owned by इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या कर देना, एक लैंड को फिक्स कर देना कि उसको इतनी परसेंट लैंड क्या करनी है, देनी है। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, इस स्पेसिफाइड लिमिट के जो ऊपर थे, ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट ले लेती थी। विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर एंड स्मॉल फार्मर। आपने सुना होगा कि जो चकबंदी होती है, चकबंदी के अंदर जिसको जितनी जमीन मिलनी उतनी जमीन मिल गई, जिसके पास बच गई, बाकी जो जमीनें रह गई वो किसको दे दी जाती थी, उसे गवर्नमेंट खुद एक्वायर कर लेती थी, और किसको दे देती थी, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती, पुअर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। तो हाउएवर दिस मूव वाज सक्सेसफुल ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, जबकि केवल कुछ ही उसमें क्या हो पाया, ये सफल हो पाया, क्योंकि large sections of agriculture worker were not able to farm the small holding due to lack of money or skills, क्योंकि जो बहुत सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो वर्कर्स थे उनके पास क्या नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, स्किल्स नहीं थी कि स्मॉल होल्डिंग के ऊपर वो कैसे फार्मिंग करें, उनके पास मनी नहीं होती थी,
दूसरा, लैंड होल्डिंग वर टू स्मॉल टू बी विएबल, और जो लैंड होल्डिंग थी वो कैसे बहुत छोटी-छोटी जोतें होती थी, होल्डिंग होती थी जिसके ऊपर प्रॉपर एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं था, और मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, और बहुत सारे जो स्टेट थे इंडिया के वो तो फेल ही हो गए थे इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। दूसरा है मैच्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की जो मैच्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्या थे, लार्ज सेक्शंस ऑफ रूरल पुअर इन इंडिया आर द स्मॉल फार्मर। ज्यादा से ज्यादा सेक्शन ही स्मॉल फार्मर का था। द लैंड दैट दे आर जनरली लेस फर्टाइल, और उस टाइम लैंड भी कैसी थी, लेस फर्टाइल थी, डिपेंडेंट ऑन रेन्स। किसके ऊपर डिपेंड होती थी, रेन के ऊपर डिपेंड होती थी। द सर्वाइवल डिपेंड ऑन सब्सटेंस क्रॉप लाइक वीट, वीट के ऊपर ही क्या होते थे वो लोग डिपेंड होते थे। ये भी मेन कारण था कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बेटर नहीं रह पाया। एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, और जो लैंड होल्डिंग लोगों के पास थी भी तो कैसी थी, फ्रेगमेंटेड, मतलब कि जगह जगह बिखरी हुई थी कि एक खेत मेरा यहाँ पर है, एक खेत यहाँ, एक वहां, मतलब कि उनको उनके ऊपर कंबाइनिंग क्या कर पाना, कल्टीवेशन कर पाना क्या नहीं होता था, पॉसिबल नहीं होता था। कि द इनकम ऑफ दी स्मॉल लैंड होल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिली बेसिक रिक्वायरमेंट, और जो इनसे इनकम मिलती थी वो तो फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती थी। इट हैज लीड्स टू डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर, ये मेन कारण था हमारे पुअर होने का। क्लियर हो गया?